नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याचरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। जीके के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि मालूम है कि हम हर बार आपके लिए जो भी यहाँ पे जीके का एपिसोड बनाते हैं या फिर तैयार करते हैं उसमें हर क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है। यानी कि जितना भी उस वीडियो में आप क्वेश्चन देखते हैं वो सारा क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन होता है। यानी कि बिल्कुल किसी भी कंपटीशन के लिए वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो ठीक इस वीडियो में इस बार जो है आप ज्योग्राफी से रिलेटेड यहाँ पे क्विज जीके देखने वाले हैं। यानी कि भूगोल से संबंधित आप यहाँ पे क्विज समान ज्ञान देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। इस क्वेश्चन को जरा आप माइंड डालिए यहाँ पे और ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा फोल्ड कर दिया गया है। निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि गंगा। भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है गंगा। दूसरी बात, आपको ये मालूम होगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो भी है गंगा नदी। इसलिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। एग्जामिनर जो है जिस तरीके से क्वेश्चन को फोल्ड करे, आपको सिर्फ यहाँ पे याद रख लेना है कि भारत से उत्पन्न होने वाली भी सबसे लंबी नदी गंगा ही है और भारत की सबसे लंबी नदी वो कौन सा है, वो भी गंगा ही है। अब दूसरी बात, आप यहाँ पे इस क्वेश्चन से जो है कुछ फैक्ट यहाँ पे निकलता है वो आप यहाँ पे समझ लीजिए। जो भारत की गंगा नदी है इसका जो उद्गम है, यानी कि ये जो गंगा नदी जहाँ से निकलती है वो उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, ये कहाँ से गंगा नदी निकलती है, तो वो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से। और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बांग्लादेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इतना फैक्ट जो है आपको यहाँ पे याद रख लेना है। और दूसरी एक और यहाँ पे इस फैक्ट को जान लीजिए कि भारत की तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है गंगा नदी। लेकिन विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है वो भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, ये भी आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे दूसरा सवाल देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है। यानी कि भारत की जो स्थलीय सीमा है, सीमा के पास जो लैंड होता है वो कितने देशों से कनेक्ट करती है, टच में आती है। ठीक है, इसका आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 7। भारत का जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों से लगती है। ठीक है, और वो कौन कौन सा देश है आप यहाँ पे समझ लीजिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन, म्यांमार, अफगानिस्तान और फिर भूटान। ये इतना जो 7 देश है वो भारत की स्थलीय सीमा से क्या करती है, कनेक्ट करती है, यानी कि लगती है। तो आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं। चलिए तीसरा सवाल यहाँ पे देखते हैं। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है। तो ये पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा आप कनेक्ट कर लीजिए। अभी हम आपको बताया कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है, तो वो है 7। लेकिन ये जो क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो भारत की सर्वाधिक सीमा के साथ जो है लगती है। इस क्वेश्चन में आप एक और फैक्ट यहाँ पे आप जान लीजिए कि भारत की जो कुल थल सीमा है, यानी कि सीमा पे जितना भी लैंड है उसका जो एरिया है यहाँ पे 15,106.7 किलोमीटर। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। भारत की कुल थल सीमा कितना है, 15,106.7 किलोमीटर। ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। और बांग्लादेश और भारत के साथ जो यहाँ पे एरिया है, जो थल सीमा है, वो है 4,096.7 किलोमीटर। तो ये आप इतना फैक्ट जो है यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। हालांकि ये कम पूछा जाता है, अधिकांशतः यही पूछा जाता है जो डायरेक्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन से जितना फैक्ट निकलता है वो हम आपके सामने निकाल कर रखते हैं कि उसको भी आप याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे चौथा सवाल देखते हैं। पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। कौन सा ऐसा मिट्टी बेहतर होगा जिसमें पौधा जो है ज़्यादा विकसित होता है, ज़्यादा विकास करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 आप देख सकते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी जो है पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये ऐसा मिट्टी है जिसको जल संचय की क्षमता जो है इसमें अधिक होती है। ठीक है, बाकी
तीन जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, इन तीनों से ज़्यादा जो है दोमट मिट्टी में जल संचय की क्षमता अधिक होती है। यानी कि इस मिट्टी में जल जो होता है वो काफ़ी दिनों तक यहाँ पे रहता है। जैसे रेतीली मिट्टी में आप जल डालेंगे तो तुरंत जो है वो पानी क्या होता है, जल सूख जाता है। लेकिन इस दोमट मिट्टी में जो इसकी जल संचय की क्षमता है वो काफ़ी अधिक होती है। और दूसरी, इसमें खनिज का भी पर्याप्त मात्रा पाया जाता है, जो पौधे के विकास के लिए काफ़ी ही जरूरी हो जाता है। तो ये हम आपको नॉर्मल यहाँ पे सिर्फ समझा दिए हैं। बाकी अगर सिंपल सा यहाँ पे सिर्फ आप याद रख लीजिए कि पौधे के विकास के लिए दोमट मिट्टी जो है वो काफ़ी बेहतर होती है। चलिए यहाँ पे पांचवा सवाल देखते हैं कि पांचवा सवाल आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है। ये आपको यहाँ पे पहले समझ लीजिए, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है। तो यहाँ पे आप ये पहले समझिए कि सूर्योदय किस दिशा से होता है, ये आपको मालूम है। तो पूर्व दिशा से जो है सूर्योदय होता है। तो इसका मतलब आपको अब ये समझना पड़ेगा कि भारत की जो चौहद्दी है, यानी कि पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, इस चारों दिशा में सबसे पहले कौन सा राज्य आता है, उससे आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। तो भारत की जो सबसे पूर्व की दिशा है वो है अरुणाचल प्रदेश। इसका मतलब सिंपल सा है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे पहला सूर्योदय होता है। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लीजिएगा कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। या फिर भारत के पूर्वोत्तर में सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो वो भी है अरुणाचल प्रदेश। ये आपको यहाँ पे याद कर लेना है। चलिए यहाँ पे छठा सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आप देख सकते हैं, कलकत्ता, पारादीप, कांडला और फिर हल्दिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कांडला। कांडला बंदरगाह को जो है बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। और ये जो कई बार आपसे पूछा भी जाएगा कि कांडला बंदरगाह जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कांडला बंदरगाह जो है किस राज्य में स्थित है, तो वो गुजरात राज्य में स्थित है। और इस बंदरगाह का निर्माण हुआ था 1950 में। 1950 में कांडला बंदरगाह का निर्माण गुजरात में किया गया था। लेकिन इसको बंटवारे का पुत्र क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे एक लॉजिक हम आपको बता दें। काफ़ी सारे प्रतिभागी जो है इस बात को नहीं जानते हैं, क्योंकि जो गुजरात है वो पहले महाराष्ट्र का ही हिस्सा था। ठीक है, ये काफ़ी लोग जो है यहाँ पे नहीं जानते हैं। गुजरात जो है वो पहले महाराष्ट्र का ही हिस्सा था। बाद में दोनों में जो बंटवारा हुआ और बंटवारा होकर इस तरीके से जो है गुजरात का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि बंदरगाह के बंटवारे का पुत्र किसे कहा जाता है, तो वह है कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए यहाँ पे सातवां सवाल देखते हैं, भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और कई सारे प्रतिभागी हैं जो आप लोग इसमें जानते भी होंगे। तो भारत में चीनी का कटोरा जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश राज्य को भारत के चीनी का कटोरा कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि पूरे विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो वो है क्यूबा देश। क्यूबा देश को पूरे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। चलिए आठवां सवाल यहाँ पे देखते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो सबसे पहले, इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि भारत की जो सबसे लंबा बांध है वो कौन सा बांध है, वो है हीराकुंड बांध। और उस समय भी आपको बताए थे कि यह बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये ऑप्शन आप चार यहाँ पे देखिए, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी, यानी कि महानदी। महानदी के तट पर जो है हीराकुंड बांध स्थित है, और जैसा कि यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए नौवां सवाल यहाँ पे देखते हैं, भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया। पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया। तो बहुउद्देशीय का मतलब क्या हो जाता है कि नदी का एक ऐसा घाटी बनाया गया जिसको लेकर जो है काफ़ी सारा उससे उद्देश्य किया गया, यानी कि वहाँ पे एक प्रोजेक्ट न बनाकर काफ़ी सारा वहाँ पे प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है, इसलिए बहुउद्देशीय यहाँ पे नाम दिया जाता है। तो भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी, ये दोनों आपको याद रखना है। दोनों का आंसर इसमें सेम ही होने वाला है। तो अगर सीधा पूछे कि भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी या फिर स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया, तो वो जो है 1948 में, यानी कि 1948 में जो है नदी घाटी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। और ये कौन सा नदी घाटी है, तो वो है दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, डीवीसी,
दामोदर वैली कॉरपोरेशन, और ये जो है दामोदर घाटी परियोजना झारखंड राज्य में स्थित है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। भारत की पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट जो है वो है दामोदर घाटी परियोजना, यानी कि डीबीसी भी शॉर्टकट में पूछा जा सकता है, और ये 1948 में लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है यानी कि 10वां सवाल है वो आपके सामने यहाँ पे देखिए, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। और यहाँ पे आप जान लीजिए कि महाराष्ट्र, गुजरात व आंध्र प्रदेश में जो है कपास की खेती मुख्य रूप से ज़्यादातर की जाती है। और इस तरीके से इस एपिसोड में यानी कि जो 10 सवाल पूछा गया है वो आपके लिए यहाँ पे पूरा होता है। और जैसा कि हर बार आपको मालूम है कि लास्ट में हम आपके लिए एक सवाल देते हैं, यानी कि एक क्विज जीके आपके लिए देते हैं, जिसका जवाब जो है आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर पोस्ट करना होता है। इसका जवाब जो है हम आपको यहाँ पे नहीं देते हैं। तो कौन सा सवाल है वो आप यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सी भाषा भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ये आपको यहाँ पे इसका जवाब जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालना है। और ध्यान रखिए, बिना सर्च किए हुए इसका जवाब आपको रियल में, वास्तविक में मालूम होगा, तभी जो है इसका जवाब जाकर आप पोस्ट कर दीजिएगा। हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि भारत के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थी, उसमें आप देख लीजिएगा। हालांकि उसमें नाम नहीं बताए थे, लेकिन इसका जवाब आपको अगर मालूम है तो वो आप यहाँ पे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप वहाँ पे पोस्ट कर दीजिएगा। और फिर इस तरीके से जो है नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर एक सेलेक्टेड वीडियो लेकर आएंगे, और जिसमें आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ जाइए कि हर वीडियो, यहाँ पे जो भी वीडियो इस चैनल पे आप जीके का देख रहे हैं वो हर वीडियो अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी जीके जो है वहाँ पे VVI छोड़कर कुछ नहीं होता है, यानी कि सब अपने आप में एक इम्पोर्टेंट जीके है, और वो हर जीके कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। इसीलिए जो भी क्वेश्चन हम इस वीडियो के लिए बनाते हैं या फिर सेलेक्ट करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और साथ में इस वीडियो में आपको कोई भी शक की गुंजाइश करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार जो है गलत आंसर भी दिया जाता है, तो यहाँ पे इस वीडियो पे जो भी आपको आंसर मिलेगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर मिलेगा। इसलिए कि हर क्वेश्चन को जो है जांच पड़ताल करके कई बार उसको मिलाकर और उसके बाद जो है आपके सामने इस वीडियो को परोसा जाता है। इसलिए आप बिंदास जो है यहाँ पर आप इस आंसर को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, रट सकते हैं, वो भी बिना किसी शक की गुंजाइश के।